हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमें समझना होगा कि मोल क्या होता है। सो मोल इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर। मोल सिर्फ एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल को समझने से पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि डजन का मतलब क्या होता है, तो जैसे ही कोई डजन बोलता है तो डजन बोलते ही हमारे माइंड में एक नंबर आता है, दैट इज 12। तो जिस तरीके से डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। जिसको हम NA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला 1 डजन बनानाज, तो डजन मतलब 12, इसका मतलब हम 12 बनानाज की बात कर रहे हैं। जैसे कोई बोल रहा है अगर 1 डजन चेयर, तो 1 डजन चेयर का मतलब वो 12 चेयर्स की बात कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई बोल रहा है 1 डजन पेन, इसका मतलब वो 12 पेन्स की बात कर रहा है। तो जिस तरीके से डजन एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 12, सिमिलरली मोल भी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लिखा 1 मोल एटम, इसका मतलब मोल एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और दैट क्वांटिटी इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जैसे मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मोल सुनते ही हमारे माइंड में एक नंबर आ जाना चाहिए। मोल मतलब एक क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमसे कोई बोल रहा है 1 मोल प्रोटॉन, इसका मतलब वो 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स की बात कर रहा है। तो मोल इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर, एंड दैट नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली अगर कोई बोल रहा है 1 मोल न्यूट्रॉन, इसका मतलब वो कितने न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है। मोल इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर, एंड दैट नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। तो इतने न्यूट्रॉन्स की बात हो रही होगी। तो अगर हम मोल की डेफिनेशन की बात करें, तो मोल को डिफाइन कैसे किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज में आपके पास एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दैट कैन बी प्रेजेंट in a substance as compared to C12 एलिमेंट। तो ये मोल का डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम मोल को सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो मोल इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर। मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मोल एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे डजन सुनते ही हमारे माइंड में 12 आता है, वैसे ही मोल सुनते ही हमारे माइंड में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर आना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास की कहानी क्या है उसको समझने से पहले, अर्लियर टाइम में क्या होता था कि हमारे पास वेट करने के लिए कोई रेफरेंस नहीं होता था। मतलब अर्लियर टाइम में यूनिट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जैसे आज के टाइम पर हमारे पास केजी है, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, लेकिन पुराने टाइम में हमारे पास यूनिट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर को एक रेफरेंस बना लिया। तो अब लोगों को क्या करना था, जैसे मान लो कि उनको एक चेयर का वेट करना था, तो उन्होंने इस बैलेंसिंग मशीन के एक एंड पर चेयर को रखा और एक एंड पर उन्होंने सिलेंडर को रखना शुरू किया। तो ये जो निडल थी अभी यहां पर थी, अभी ये बैलेंस नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक और सिलेंडर रखा यहाँ पे, फिर ये थोड़ा सा ऊपर आया, फिर इन्होंने एक और सिलेंडर रखा यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो उस टाइम पर लोगों ने क्या बोला कि जो चेयर है वो कितनी हैवी है, तो मास ऑफ वन चेयर। तो यहाँ पर 3 सिलेंडर्स रखे गए तब जाकर ये चेयर बैलेंस हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ वन चेयर इट इज 3 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ वन सिलेंडर। तो लोगों ने सिलेंडर को अपना एक रेफरेंस बना लिया जिसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ों को देखने लगे कि कोई भी चीज़ कितनी हल्की और कितनी भारी है। सिमिलरली मान लो उन्होंने एक एलिफेंट का वेट करना था, तो उन्होंने एक एंड पे क्या रख दिया, एलिफेंट रख दिया, और एक एंड पर उन्होंने क्या रख दिया, सिलेंडर्स को रखना शुरू किया। तो ऐसे करते 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 मान लो 100 सिलेंडर रखे गए। तो उस टाइम पर लोगों ने क्या बोला कि मास ऑफ वन एलिफेंट, मतलब जो एलिफेंट है वो कितना भारी है। तो हमारा जो एलिफेंट है वो 100 टाइम हेवियर है, किससे, हमारे रेफरेंस से। और हमारा रेफरेंस क्या था, मास ऑफ वन सिलेंडर। तो ये सिर्फ एक अंदाजा था कि एलिफेंट जो है वो इतना भारी हो सकता है। तो सिमिलरली अब एटम्स को वे करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया गया। जैसे चीज़ों को वे करने के लिए इस सिलेंडर को रेफरेंस माना गया था, तो एटम्स को वे करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया गया। और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या था, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। और कार्बन 12 आइसोटोप लेना है हमें। तो इसको एक रेफरेंस बनाया गया। तो जितने भी एटम्स को वे किया गया वो इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किया गया कि जो एटम है वो इस रेफरेंस से कितना हल्का या कितना भारी है। तो सेम अब क्या किया गया, अब फिर से वेइंग मशीन ली गई।
एक एंड पे रखा गया हाइड्रोजन एटम को और एक एंड पे रखा गया हमारा रेफरेंस। हमारा रेफरेंस क्या था? हमारा रेफरेंस था 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो जैसे ये पहला रेफरेंस रखा गया, ये निडल सेंटर में आ गई। इसका मतलब जो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम है वो कितना है? जो हमारा हाइड्रोजन एटम वो कितना भारी है? क्योंकि एक ही रेफरेंस रखने पर ये बैलेंस हो गया था, तो इसका मतलब इट इज 1 टाइम हैवियर देन योर रेफरेंस। व्हाट इज योर रेफरेंस? रेफरेंस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। उसके बाद यहां पर किसको रखा गया? यहां पे रखा गया नाइट्रोजन को। तो जब यहाँ पे नाइट्रोजन को रखा गया तो यहाँ पे पहला रेफरेंस रखा गया, फिर दूसरा रेफरेंस रखा गया, फिर तीसरा रेफरेंस रखा गया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 14 रेफरेंसेस रखे गए। तब ये नीडल कहाँ पर आ गई? सेंटर में आ गई। तो क्या बताया गया कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना है? तो बोला गया कि नाइट्रोजन एटम इट इज 14 टाइम हेवियर देन योर रेफरेंस। रेफरेंस क्या था? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो सिमिलरली यहां पर एक बार ऑक्सीजन को रखा गया कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो कितना भारी है। तो जब ऑक्सीजन को रखा गया तो यहां पर रेफरेंस को, यहां पर जब हमने ऑक्सीजन को रखा तो यहां पर फिर से रेफरेंस रखे गए और रेफरेंस को कितनी बार रखना पड़ा? रेफरेंस को 16 टाइम रखा गया। तो ये निडल सेंटर में आ गई। तो बोला गया कि जो ऑक्सीजन एटम है वो कितना हैवी है? इट इज 16 टाइम हैवियर देन योर रेफरेंस। व्हाट इज योर रेफरेंस? रेफरेंस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑक्सीजन एटम था वो इतना हैवी था। तो ये हमारा रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट पर हमने एटम्स को वे किया। तो अगर हम एटॉमिक मास की अब बात करें तो हम एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या था एटॉमिक मास? इट इज डिफाइंड एज mass of one atom of element as compare to, किसके रेफरेंस में लिया गया था? as compare to 1/12 of mass of 1 कार्बन एटम। इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो एटम है वो कितना हल्का और कितना भारी है। अब लोगों ने क्या किया कि इस रेफरेंस को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि रेफरेंस बहुत बड़ा था 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो लोगों ने इस रेफरेंस को एक नाम दिया और इसको नाम दिया गया 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी लिखते हैं और इसको U भी लिखा जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? 1। इस पूरे रेफरेंस को हमने नाम दिया है म्यू। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना हो गया? 14। इस पूरे रेफरेंस को हमने नाम दिया है म्यू। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है? 16। इस पूरे रेफरेंस को हमने क्या नाम दिया है? म्यू।
तो अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू हमने किसको बोला है, म्यू हमने अपने रेफरेंस को नाम दिया और रेफरेंस क्या हमारा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक्सपेरिमेंटली with the help of mass spectroscopy मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकाला गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन that was found to be 1.99 into 10 raised to the power minus 23 ग्राम। ये कार्बन के एक एटम का मास था इन ग्राम्स। अब इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया गया तो जिससे हमारे पास AMU की वैल्यू आ गई। So 1/12 mass of one carbon atom was found to be 1.99 into 10 raised to the power minus 23 ग्राम। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.67 into 10 raised to the power minus 24 grams. This is the value of 1 AMU in grams. तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या फर्क है एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में। तो अभी तक हमने अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस की हेल्प से मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम निकाला था और मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना आया था 1 म्यू। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 म्यू है तो मोल इज नथिंग, मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड दैट नंबर इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। अगर एक एटम का वेट 1 म्यू है तो इतने एटम्स के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 और म्यू की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है दैट इज 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आएगा। तो डिफरेंस क्या है, आंसर वही आ रहा है, हाइड्रोजन का मास 1 ही आ रहा है, लेकिन फर्क ये है कि अगर आप एटॉमिक मास को म्यू में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो 1 मोल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 म्यू ऑफ हाइड्रोजन कंटेन, अगर हम म्यू में बात कर रहे हैं तो म्यू का मतलब वो सिर्फ एक एटम की बात कर रहा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम लिख रहे हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब वो 1 मोल एटम्स की बात कर रहा है, 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि अगर आप एटॉमिक मास म्यू में लेके चल रहे हो तो वो सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप एटॉमिक मास ग्राम में लेके चल रहे हो
तो वो एक मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखते हैं, जैसे अभी अभी हमने अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस की हेल्प से मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन निकाला था। नाइट्रोजन के एक एटम का मास आया था हमारे पास 14 AMU। तो मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? अगर एक एटम 14 AMU का है तो मोल इज नथिंग, मोल इज जस्ट अ नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एक एटम 14 AMU का है तो इतने एटम का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और AMU का वैल्यू निकाला था हमने अभी, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इंटरेस्टिंग ये है कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 14 ग्राम ही आएगा। तो फर्क क्या है? पहले भी मास 14 था, अभी भी मास 14 है, बस यूनिट्स का चेंज आ गया। यहाँ पर म्यू था, यहाँ पर ग्राम है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा अगर आप बोल रहे हो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब हम कितने एटम्स की बात कर रहे हैं? तो बहुत सिंपल है, अगर आपने ग्राम में लिखा है इसका मतलब आप एवोगैड्रो एटम्स की बात कर रहे हो। और अगर आपने म्यू लिखा 14 म्यू ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब आप कितने एटम्स की बात कर रहे हो? एक सिंगल एटम की बात कर रहे हो, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं तो वो वन मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम म्यू लिख रहे हैं तो यहां पर बात हो रही है एक सिंगल क्वांटिटी की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास हुआ क्या? ग्राम एटॉमिक मास, so it is defined as the mass of one mole atoms of element। जो एटॉमिक मास होता है वो सिर्फ एक एटम का मास होता है, और जो ग्राम एटॉमिक मास है वो वन मोल एटम्स का मास होता है। और अगर हम सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन करना चाहें तो मास ऑफ वन मोल एटम्स expressed in grams। तो ये था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे हमने मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन भी निकाला था, तो जब हमने अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस का इस्तेमाल किया था तो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास आया था 16 AMU। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो अगर एक एटम का मास 16 म्यू है तो मोल के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोल, 16 इंटू 6.022। मोल इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर, और म्यू का वैल्यू हमने निकाला था, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा? 16 ग्राम आएगा। तो अभी भी फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, पहले भी 16 था, अभी भी 16 है।
यूनिट्स में फर्क आ गया, पहले यूनिट्स म्यू थी, अब यूनिट्स ग्राम है। तो अगर हमसे कोई कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? अगर ग्राम में एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका मतलब वो 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो 1 मोल एटम्स का मास है। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हमसे बोला जा रहा है 16 म्यू ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको समझनी होगी कि अगर आप एटॉमिक मास ग्राम में, जनरली हम लोग ग्राम में लेके चलेंगे, तो ग्राम मतलब वो कितनी क्वांटिटीज की बात कर रहा है, ग्राम के अंदर कितनी क्वांटिटीज है, तो ग्राम के अंदर एवोगैड्रो क्वांटिटीज है। ग्राम मतलब वो 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज की बात करना होगा। और अगर म्यू में लिखा हुआ है मास, तो वो सिर्फ एक सिंगल एटम की बात कर रहा है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्राम एंड म्यू।